बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एंजाइम का चैप्टर जो है इसमें हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर का एंड लास्ट लेक्चर है। अ, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्टिवेशन एनर्जी को, कि एंजाइम किस तरह से जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं। और उसके बाद फिर हमने फैक्टर्स की बात की थी कि एंजाइम एक्शन जो है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। वैसे तो बहुत सारे थे, बट आप लोगों के कोर्स में जो है वो 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले टेम्परेचर डिस्कस किया था हमने, पीएच को डिस्कस किया, फिर हमने एंजाइम कंसंट्रेशन को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डिस्कस किया था। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो लेक्चर है ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है बेटा, इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना। सो ये वो प्रोसेस है जिसमें एंजाइम क्या है वो रिएक्शंस कैटलाइज नहीं कर पाते। उन्होंने जो रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, एंजाइम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो इस चीज को फिर हम एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। इसमें बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं दरअसल ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं एंजाइम के साथ। और साफ ज़ाहिर है एंजाइम का मेन कंसर्न क्या होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो वो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते, यानी कि रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को। ठीक है, उसके बाद ये जो एंजाइम इनहिबिशन है ना बेटा, ये एक नॉर्मल पार्ट है एंजाइम एक्टिविटी का। ठीक है, बट अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके अफेक्ट करता है, एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं, अपना काम रोक देते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उससे ये हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इस चीज को बेटा आप जहन में रखिएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह पॉइजन्स वगैरह हैं, साइनाइड्स हो गया, एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स, तो ये क्या करते हैं, जब ये अफेक्ट करेंगे एंजाइम एक्टिविटी को, उससे क्या होगा कि हमारे जो सेलुलर प्रोसेस हो रहे हैं डिफरेंट, वो रुक जाएंगे, और इसमें एट द एंड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। इसकी बेटा दो टाइप्स हैं एंजाइम इनहिबिशन की। इसमें एक है कम्पिटिटिव, और उसके साथ दूसरी है नॉन कम्पिटिटिव। अब अगर कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बेटा बात करें, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो एंजाइम एक्टिविटी है ये ब्लॉक हो जाती है, और जो केमिकल है दरअसल इसमें वो सबस्ट्रेट के साथ compete करता है, कम्पिटिटिव कंपटीशन से। ठीक है, यानी कि इनका मुकाबला होता है। वो जो केमिकल है वो सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइड पे आके अटैच होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब जब ये केमिकल के साथ उस केमिकल के साथ compete करेगा, और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो उस केमिकल से मिलता जुलता होता है, इसी वजह से फिर सबस्ट्रेट की जगह पे वो केमिकल आके अटैच हो जाता है, जिससे फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ठीक है, अ, आपको अच्छी तरह पता है कि सबस्ट्रेट ने जो एंजाइम की एक्टिव साइड है वहां पे आके बाइंड करना है। और मैंने आपको शुरू में बताया जैसा कि स्ट्रक्चर जो है अक्सर मिलता जुलता होता है सबस्ट्रेट के साथ जो केमिकल है उसका। अब साफ ज़ाहिर है जब वहाँ केमिकल आके अटैच हो जाएगा एक्टिव साइड पे, तो बेटा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगी, इन जो एक्शन है वो भी प्रोसीड नहीं करेगा। बट ये जितना भी प्रोसेस है ना बेटा, ये टेम्पररी होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, या ये रिवर्सिबल इनहिबिशन भी हम इसको कहते हैं, कि यानी कि ये वक्ती तौर पे होता है, बाद में ये जो केमिकल्स हैं ये उस जगह से रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, और दोबारा सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है, और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। इसमें दरअसल होगा क्या कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ये बढ़ेगी एज कंपेयर टू दैट केमिकल जो कि उसके साथ compete कर रहा था, तो सबस्ट्रेट की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फौरन ही जो एंजाइम की वो एक्टिव साइड पोर्शन है जहाँ पे केमिकल अटैच था, वहां से ये कब्जा कर लेंगे, केमिकल रिमूव हो जाएगा, और ये एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बेटा बताता हूँ। इसमें होता है क्या है कि खास तौर पे जो क्रेब साइकिल है उसमें एक एंजाइम यूज होता है,
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसका मेन कंसर्न क्या है कि वो फ्यूमरेट बनाता है सक्सिनेट से, यानी कि एक इस साइकिल का एक पोर्शन है, एक पार्ट है, सक्सिनेट की कन्वर्जन होती है फ्यूमरेट में, जो कि इनहिबिट करता है मेलोनेट। क्यों? तो बेटा ये जो हमारे पास ये देखिए ना, जो सक्सिनेट है, इस सक्सिनेट का स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है मेलोनेट के साथ। तो क्या होगा, मेलोनेट आके अटैच हो जाएगा सक्सिनेट वाली जगह पे उस एंजाइम यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की जो एक्टिव साइड है वहां पे, और फिर फ्यूमरेट नहीं बनेगा, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो मैं आगे आपको मजीद एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक जनरल डायग्राम है, इसमें देखें बेटा, कम्पिटिटिव इनहिबिशन की एंजाइम है, दूसरी तरफ सबस्ट्रेट मौजूद है और साथ उनके इनहिबिटर मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि सबस्ट्रेट आके अटैच होता, बट सबस्ट्रेट की जगह पे क्या होता है, इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, साफ ज़ाहिर प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट बेटा जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था सक्सिनेट के हवाले से, तो ये आप देख सकते हैं सक्सिनेट ने अटैच होना है उस एंजाइम के साथ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ, और ये इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाना है और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। बट मेलोनेट जो कि सक्सिनेट से मिलता जुलता है, अब क्या होगा कि ये आके अटैच हो जाएगा उस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ। तो इसमें क्या होगा, ना ही तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जब रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि बेटा इनहिबिटर है वो बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ अदर देन एक्टिव साइट, यानी कि एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता। इनहिबिटर है, ये केमिकल है, वो बाइंड करता है एक्टिव साइट से हट के किसी और जगह पे, यानी कि एंजाइम की किसी और जगह पे, तो उस जगह को फिर हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट का। ठीक है, और इनकी दो कैटेगरीज हैं बेटा, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जो इसमें रिवर्सिबल होते हैं बेटा, वो इनएक्टिव मतलब वक्ती तौर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर बाद में एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन जो इसमें इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव है बेटा, वो कंप्लीटली परमानेंटली डीनेचर हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम रिवर्सिबल जो है नॉन कम्पिटिटिव को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो आके अटैच होते हैं इनहिबिटर जो एलोस्टेरिक साइड पे, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने देते। यानी कि एंजाइम ने मेन क्या करना है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है ना प्रोडक्ट में। तो अगर सबस्ट्रेट अटैच भी हो जाएगा, पहले ये कि अटैचमेंट में अटैच नहीं होने देंगे, अगर सबस्ट्रेट अटैच भी हो जाता है एक्टिव साइट पे, क्योंकि ये तो एलोस्टेरिक साइट पे अटैच है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो जब साइड पे सबस्ट्रेट अटैच भी हो जाएगा तो इसकी कन्वर्जन नहीं होने देगा, जब कन्वर्जन नहीं होगी तो साफ ज़ाहिर है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हमारे पास है फीडबैक इनहिबिशन की। बहुत बेटा ये शॉर्ट आंसर में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अक्सर पूछा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। इसमें होता क्या है बेटा, ये समझिएगा बेटा कि एस्पार्टेट इसकी कन्वर्जन होती है थ्रियोनाइन में। बेटा ये अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है। एस्पार्टेट कन्वर्ट होता है थ्रियोनाइन में, बट एस्पार्टेट 5 स्टेप्स बाद, यानी कि 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं तब जाके ये थ्रियोनाइन में कन्वर्ट होता है। अब जब थ्रियोनाइन की अमाउंट जो है बढ़ जाती है ना, तो थ्रियोनाइन क्या करता है, एक थ्रियोनाइन निकल के वहां से जो एंजाइम एस्पार्टेट को कन्वर्ट कर रहा था वो पहले वाला, उसकी एलोस्टेरिक साइड मतलब अदर देन एक्टिव साइड पे जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, एस्पार्टेट अटैच ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आगे एलोस्टेरिक साइड पे वो एस्पार्टेट को अटैच ही नहीं होने देता। फिर जब, क्योंकि बेटा ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं, तो जब थ्रियोनाइन कंज्यूम हो जाएगा तो अगेन क्या है, जो थ्रियोनाइन है जो अटैच हुआ था ये रिमूव होगा एलोस्टेरिक साइड से, और जो एस्पार्टेट है दोबारा वहां जाके बाइंड कर जाएगा और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को बेटा फिर हम फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हैं। एक जनरल रिएक्शन है, इसको देख लें, एंजाइम मौजूद है, सबस्ट्रेट है और साथ इनहिबिटर है। अब इनहिबिटर को बेटा देख सकते हैं, रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो ये इनहिबिटर अटैच हो जाता है अदर देन एक्टिव साइड पे, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। साफ जाहिर है जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। जी बेटा, इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ली है कि ये दरअसल जहाँ पे 3 एंजाइम का जिक्र है, दरअसल 5 होने चाहिए, यहाँ पे 3 है, 5 होने चाहिए। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थ्रियोनाइन है, ठीक है, ये आके अटैच होता है, इसकी कन्वर्जन होती है,
यहाँ 3 स्टेप्स बताए हैं। आफ्टर 5 स्टेप्स ये कन्वर्ट हो जाता है 309 में। दिस वन इज पोस्ट 309। तो 309 की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये जाके अटैच हो जाएंगे उसके साथ, एंजाइम के साथ जो कन्वर्ट कर रहा है एस्पार्टेट को। अब ये एस्पार्टेट को अपने साथ अटैच नहीं करेगा। अब जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो दोबारा जो एस्पार्टेट है दोबारा आके अटैच होगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये बेटा इरिवर्सिबल होती है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है बाय चेंजिंग इट्स शेप, बाय अल्टरिंग इट्स शेप। इसमें एग्जांपल है साइनाइड्स की। ये बेटा पोटेंट पॉइजन्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, ठीक है। और किस तरह किल करते हैं, ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये क्या करते हैं, ये वहां पे जाके अफेक्ट करते हैं। दरअसल वहां जो आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो जो हमने को फैक्टर पढ़ा था उसके साथ अटैच हो जाएंगे। खास तौर पे साथ उन्होंने बताया हुआ हैवी मेटल हो गए, मरकरी, सिल्वर, कॉपर वगैरह, तो ये क्या कन्वर्ट यानी कि ब्रेक डाउन कर देंगे जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्योंकि बेटा देखिए ना, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो मैंने कहा था कि जो प्रोटीन है इनमें टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की होती है। तो जो टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है बेटा उसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस मौजूद होते हैं, और इस तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी मैंने बताई थी। तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये साइनाइड्स जाके वहाँ उसको ब्रेक कर देते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक कर देते हैं। जब वो ब्रेक करेंगे तो वो जो प्रोटीन है वो भी मतलब रैप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। तो एंजाइम ऑटोमेटिकली, साफ ज़ाहिर है वो प्रोटीन इन नेचर है तो वो भी डीनेचर हो जाएंगे, अपना काम करना छोड़ देंगे। इसमें आप देख सकते हैं बेटा, दिस वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये दिस वन इज डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये जब ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस की ब्रेकडाउन, ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, इनकी ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। यहाँ तक था हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो बेटा जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन है ना बेटा, ये दो तरह से होती है। एक को हम रिएक्शन टाइप कहते हैं और एक को हम सबस्ट्रेट टाइप कहते हैं। इसको समझिएगा बेटा, पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, यानी कि एंजाइम जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होते हैं उस बेस पे क्लासिफिकेशन। ये फिर आता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है। इसकी मैं जी बेटा बाद में कर रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। तो इसमें बेटा दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमने बात करना है जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप क्लासिफिकेशन है। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, ये जो क्लासिफिकेशंस होती है ना, ये एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए से नेमिंग दी जाती है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, डिफरेंट लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मींस नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बेटा ये जो हमारे पास एंजाइम्स है दरअसल दीज आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो इनको एक प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के जरिए से इनको नेमिंग दी गई, और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961 में इनको नेम दिए गए थे। इस क्लासिफिकेशन जो आपके सामने रिएक्शन टाइप है, ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। उसके बाद ये एक लेआउट है बेटा एंजाइम की क्लासिफिकेशन का। एंजाइम को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। ये 6 एंजाइम्स की जो लेआउट आपको नजर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप, ठीक है। अब इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताता जाऊंगा, जरा गौर रखना है बेटा आप लोगों ने। सबसे पहले है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। इसका रोल क्या है बेटा, ये कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट की। बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से आप लोग फेमिलियर होंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इनको कलेक्टिवली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो सबस्ट्रेट में ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का काम करते हैं, और इसमें एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है।
ठीक है। उसके बाद ट्रांसफेरेजेस हैं, इनका रोल क्या है बेटा, ये कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जिसे हम अल्काइल ग्रुप वगैरह पढ़ते हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनकी ट्रांसफरिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हेक्सोकाइनेज, केल्विन साइकिल में इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा केल्विन साइकिल का। तो ये हमारे पास ट्रांसफेरेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इसके एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज की। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ये वो एंजाइम्स है बेटा जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वन में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें एग्जांपल पेप्सिन है जो हमारी डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है। ये प्रोटीन, क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है बेटा ये प्रोटीन की जो है वो ब्रेक डाउन करता है, जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको डाइपेप्टाइड वगैरह में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लाइएजेस। लाइएजेस क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड और डिफरेंट ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। और इसमें एग्जांपल हमारे पास हिस्टिडाइन डी कार्बोक्सिलेज की आ जाती है, जो कि डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की। कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा बॉडी से, और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं अमाइनो एसिड्स वगैरह उनकी ब्रेक डाउन। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है आइसोमरेजेस। ये आइसोमर से है, सेम स्ट्रक्चरल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो उनको आइसोमर्स कहते हैं। तो सेल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स होती हैं जो कि ये एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं, हम इनको आइसोमरेजेस का नाम देते हैं। और इसमें एग्जांपल है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज जो कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये भी आप बेटा इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस में क्या है बेटा कि ये ज्वाइन करते हैं टू मॉलिक्यूल्स को, यानी कि कंबाइन करते हैं टू मॉलिक्यूल्स को आपस में, ठीक है। ये आप इसमें एग्जांपल देखते चलें, पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज है। आपने देखा होगा कि जब आरएनए या डीएनए की सिंथेसिस होती है और ये कंप्लीट आपको हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आता है, तो ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता कौन है, तो ये डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो इनको जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद फिर क्या है कि ये कंप्लीट हमें हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो देते हैं। नेक्स्ट बेटा एक टेबल की फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाता चलूं। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस आप देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन अगर आप लोग देख लेना, सारी बात इसी रिएक्शन में छुपी हुई है। आपका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं। साथ एग्जाम्पल भी बेटा उन्होंने बता दी। ट्रांसफिरेजेस, ये ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कंटेनिंग ग्रुप्स। अब ये रिएक्शन को भी देख लें, रिएक्शन सैंपल है, ये सैंपल बताया गया है कि किस इस तरह से रिएक्शन होगा। हाइड्रोलिसिस, क्लीवेज ब्रेकडाउन, एडिशन ऑफ वाटर, तो ये भी आप देख लें बेटा, इसमें भी एग्जांपल मौजूद है। लाइसिस में क्लीवेज होती है बॉन्ड्स की, तो ये भी आप रिएक्शन में भी देख लें किस तरह वो प्रोसीड कर रहा है। आइसोमरेसिस में भी बेटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये प्रोसेस मूव करता है और किस तरह से ये एक जो है स्ट्रक्चर वो दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम रहता है। लास्ट पे लाइगेजेस है, ठीक है, इसमें जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो रिएक्शन में भी आपको नजर आ रहा है। साथ एग्जांपल भी बेटा उन्होंने दी हुई है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है, दिस वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट, यानी कि सबस्टेट की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है हम उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि एंजाइम जिन जिन सबस्टेट को कन्वर्ट करता है, तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊंगा। दिस वन इज प्रोटीएजेस, ये वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन की कन्वर्जन करते हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट एंजाइम्स आ जाते हैं हमारे पास, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइनो पेप्टेजेस, रिप्सिन। ये डिफरेंट नेम्स बेटा दिए हैं ना, ये दरअसल लॉन्ग जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना उसको डिफरेंट कैटेगरीज में ये डिवाइड करते हैं। ये आप इसको जहन में रखिएगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड को पहले जो है वो डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड से फिर इसको अमाइनो एसिड्स और डिफरेंट कैटेगरीज में ये ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद लाइपेजेस है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड। इसमें पेंक्रियाटिक, ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें लाइपेज एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक लाइपेज मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें कार्बो
ऑक्सीलेजेस, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन है, ठीक है। इसमें अमाइलेज यानी कि जो स्टार्च की ब्रेकडाउन करेगा, सेलुलेज जो सेलुलोज की ब्रेकडाउन करेगा, एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों ने बेटा इसको जहन में रखना है। उसके बाद लास्ट इसमें न्यूक्लियसेस है। न्यूक्लियसेस में क्या होता है कि बेटा इसमें हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं आरएनए और डीएनए की। जिस तरह पहले हमने इनको जोड़ा, इनके स्टैंड को, अब इसमें क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और ब्रेक डाउन में क्या होगा, हम इसमें आरएनए को जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वो आरएनए एजेस एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। अगर डीएनए है तो डीएनए एजेस होंगे, डीएनए एजेस। और एटीपी एजेस है, मीन कि एटीपी की अगर ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये तो था बेटा हमारा ये टॉपिक जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी थी। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता चलूं, जो इस चैप्टर के हवाले से एक ही असाइनमेंट है, तो इसके क्वेश्चन बेटा आप लोग नोट कर लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, दिस वन इज राइट डाउन द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्शन पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल के साथ आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। और साथ ग्राफ जरूर बनाना है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स में बेटा कंपैरिजन बताना है एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम का। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट ही है, इसमें इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को डिफाइन करना है और फीडबैक मैकेनिज्म को एग्जांपल के साथ बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है। तो बेटा ये आप जहन में रखिएगा। ये तो था हमारा चैप्टर का एंड। और ये एट द एंड आपको एक असाइनमेंट दी है जो कि ज़रूरी है, कंपलसरी है। आपने बेटा इसको ज़रूर बनाना है और इसको साफ एंड क्लीन पेजेस पे लिख के विद हेडिंग्स अपने पास रखिएगा। जब कॉलेज ओपन होंगे तो ये आपकी असाइनमेंट प्रॉपरली चेक होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज बेटा।